बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अबीब है और मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल मेडिकल बिलर हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना ये चैनल शुरू किया है उन तमाम दोस्तों के लिए जो कि मेडिकल बिलिंग की फ़ील्ड में आना चाहते हैं और इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं आपको अपने इस चैनल के ज़रिए बिल्कुल स्टार्ट से कंप्लीट मेडिकल बिलिंग का प्रोसेस समझाऊंगा। अपनी पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था और कुछ मैंने रह गई थी जो कि हम अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद बिल्ड अमाउंट या चार्ज अमाउंट क्या होती है? बिल्ड अमाउंट वो होती है जब कोई भी प्रोवाइडर, डॉक्टर किसी इंश्योरेंस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इंश्योरेंस उसको तमाम पूरा उसको फीस केबल देती है कि कौन कौन सी सर्विस के लिए हम कितना कितना पे करेंगे। वो प्रोवाइडर अगर एग्री करता है तो फिर वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है उस इंश्योरेंस के साथ। तो जब भी कोई सर्विस परफॉर्म करता है तो वो इंश्योरेंस को जो क्लेम भेजता है उसमें अगर फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस ने कहा था कि मैं इस सर्विस के लिए $100 पे करूंगी, जब डॉक्टर इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट करता है वो 150 बिल करे या 200 बिल करे, लेकिन इंश्योरेंस ने वही 100 पे करना है क्योंकि इंश्योरेंस ने स्टार्ट में डॉक्टर को बताया था कि इस सर्विस के लिए मैंने इतना पे करना है। तो बिल्ड अमाउंट एक्चुअली वो होती है जो हम क्लेम में इंटर करके भेजते हैं। जो डॉक्टर, फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने सर्विस दी, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, उसके लिए उसने $100 अमाउंट मेंशन करके इंश्योरेंस को भेजी। वो जो अमाउंट क्लेम में मेंशन करके भेजता है उसको हम बिल्ड अमाउंट या चार्ज अमाउंट बोलते हैं। अब अलाउड अमाउंट क्या होती है? अलाउड अमाउंट मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्टेड रेट्स होते हैं। इंश्योरेंस कहती है कि मैंने एक सर्विस के लिए सिर्फ इतना ही पे करना है, तो वो जो रेट होते हैं जो इंश्योरेंस ने पे करना होता है वो अलाउड अमाउंट होती है। अच्छा, उसमें पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अगर किसी भी पेशेंट के डिडक्टिबल अभी तक मेट नहीं हुए, वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया डिडक्टिबल क्या होता है। डिडक्टिबल मेट नहीं हुआ है, हमने क्लेम इंश्योरेंस को सबमिट किया, इंश्योरेंस देखा अभी तो उसकी डिडक्टिबल ही मेट नहीं हुआ है, तो वो पूरा क्लेम जितनी अलाउड अमाउंट होगी वो डिडक्टिबल में प्रोसेस कर देगी। मीन्स कि वो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इस तरह अगर कोई डिडक्टिबल किसी के मेट हो गए हैं, इंश्योरेंस पे करती है और उसके साथ कुछ को इंश्योरेंस कुछ परसेंटेज 10% या 20% को इंश्योरेंस छोड़ती है, तो वो जो को इंश्योरेंस होगी उसको भी हम पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे। अच्छा, अलाउड अमाउंट जो होती है वो जितना इंश्योरेंस अलाउ करती है, फॉर एग्जांपल उसमें वो जो पेड अमाउंट जो पेड होती है वो भी प्लस जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन दोनों को प्लस करके, फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने बीपी के लिए $120 इंश्योरेंस को बिल किए, ठीक है, वो होगी बिल्ड अमाउंट। इंश्योरेंस ने कहा था कि मैं बीपी के लिए ब्लड प्रेशर चेक के लिए $100 पे करूंगी, वो $100 उसके आगे अलाउड अमाउंट। और अब $100 इंश्योरेंस ने पे करने हैं। अब उसमें इंश्योरेंस देखेगी कि पेशेंट के साथ जो स्टार्ट में प्लान का एग्रीमेंट हुआ था कि हम 80% पे करेंगे और आप 20% को इंश्योरेंस छोड़ेंगे। अब उस 100 में से इंश्योरेंस पे करेगी 80, वो 80 पेड अमाउंट हो गई, और उसके अलावा जो 20 है वो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पेशेंट पे करेगा। और एक्स्ट्रा जो $20 इंश्योरेंस को डॉक्टर ने बिल किए थे, डॉक्टर ने 120 बिल किया था, वो $20 इंश्योरेंस पे नहीं करेगी क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्टेड रेट ही उस सर्विस के लिए $100 था। तो वो $20 एडजस्ट होंगे, वो पोस्टिंग टाइम हम एडजस्ट कर देते हैं, मीन्स कि वो डॉक्टर को मिलने हैं ना इंश्योरेंस में वो पे करने हैं। उसके बाद ईओबी या ईओपी, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट या एक्सप्लेनेशन ऑफ पेमेंट क्या होता है? अब जब भी कोई भी क्लेम हम इंश्योरेंस को सबमिट करते हैं उसके बाद इंश्योरेंस उसके रिव्यू के बाद उस पर जो भी पेमेंट इशू करती है उस पर एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिस पे उसकी तमाम डिटेल मेंशन होती है कि इस सर्विस के लिए कितनी अलाउड अमाउंट थी, कितनी पेड थी, कितनी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो तमाम डिटेल्स उसमें मेंशन होती है। उसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट या फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ पेमेंट। अच्छा, उसके बाद एडवांस बेनिफिशियरी नोटिफिकेशन, एबीएन क्या होता है? एबीएन एडवांस बेनिफिशियरी नोटिफिकेशन, जब कोई भी पेशेंट डॉक्टर ऑफिस विजिट के लिए आता है, उसके पास मेडिकेयर है, तो उसके लिए डॉक्टर साइन करवाता है एक एग्रीमेंट पे पेशेंट से कि अगर किसी भी केस में आपकी मेडिकेयर की इंश्योरेंस ने ये सर्विसेज कवर ना की तो आप ये सर्विसेज की पेमेंट खुद करेंगे। मीन्स के कोई भी सर्विसेज अगर इंश्योरेंस मेडिकेयर कवर नहीं कर रही, ये मेडिकेयर के पेशेंट के लिए होता है, तो फिर वो सर्विसेज आप उनकी पेमेंट आप खुद करेंगे किसी भी वजह से। फॉर एग्जांपल कोई सर्विसेज ऐसी हैं जो पेशेंट के प्लान में कवर नहीं हो रही, जब उसने प्लान लिया तो इंश्योरेंस ने बताया ये सर्विसेज आपके प्लान में कवर होंगी, ये नहीं होंगी, तो इस केस में इस तरह के अगर कोई भी पेशेंट ऐसी सर्विसेज लेता है और वो सर्विसेज कवर नहीं होती तो वो बाद में खुद पे करता है, तो वो एग्रीमेंट होता है, उसको एडवांस बेनिफिशियरी नोटिफिकेशन कहते हैं। इस तरह होता है असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट्स, एओबी। ये एग्रीमेंट, ये भी एक एग्रीमेंट होता है। पेशेंट जब भी प्रोवाइडर ऑफिस में विजिट के लिए आता है तो वो इस एग्रीमेंट पे साइन करता है कि मेरी इंश्योरेंस मेरी सर्विसेज के लिए डॉक्टर को पे कर दे, कोई उसके लिए उस पर एतराज़ नहीं होगा कि मेरी इंश्योरेंस थी, मैं उसको प्रीमियम पे कर रहा था, उसको मंथली किस्तें दे रहा था, तो उसने डॉक्टर को पेमेंट क्यों की? तो वो बेसिकली इस एग्रीमेंट पे साइन करता है कि जो भी मेरी सर्विसेज होंगी उसके लिए मेरी पेमेंट डॉक्टर को दे दे इंश्योरेंस। ये होता है असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट्स।
आगे चल के देखते हैं ERA क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस। जब कोई भी क्लेम हम इंश्योरेंस को सबमिट करते हैं तो इंश्योरेंस जब भी वो क्लेम प्रोसेस करती है तो कुछ इंश्योरेंस के साथ हमें सेटअप क्रिएट करना पड़ता है कि जब भी वो क्लेम प्रोसेस करें तो हमें ऑटोमेटिकली रिस्पांस कर दें कि वो क्लेम पे हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। वो हमारे मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर में रिस्पांस ऑटोमेटिकली आ जाता है जब इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करती है। तो वो जो रिस्पांस होता है वो PDF फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में हो, तो वो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस ERA बोलते हैं, कहते हैं। उसके अलावा आ गया CMS 1500। CMS 1500 फॉर्म मैंने आपको बताया था कि हम जितनी भी प्रोफेशनल बिलिंग जो डॉक्टर की सर्विसेज होती हैं वो तमाम जो हम बिल करते हैं प्रोफेशनल सर्विस, उसके लिए हम CMS 1500 फॉर्म यूज़ करते हैं और मैंने आपको दिखाया भी था अपनी पिछली वीडियोज़ में। ये इसके 33 बॉक्सेस होते हैं। इस तरह CMS 1450 ये होता है इंस्टीट्यूशनल बिलिंग के लिए या हॉस्पिटल बिलिंग के लिए। हॉस्पिटल में जो जो सर्विसेज परफॉर्म होती हैं उनके लिए हम जो क्लेम फॉर्म जो क्लेम इंश्योरेंस सबमिट करते हैं उसके लिए हम जो क्लेम फॉर्म यूज़ करते हैं उसको CMS 1450 कहा जाता है। उसके बाद आ गया EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बेसिकली होता है कि जो भी हम क्लेम इंश्योरेंस को सबमिट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, उस तरह जो इंश्योरेंस की तरफ से हमें रिस्पॉन्स आता है ERA, वो तमाम जो ये क्लेम भेजना, ERA रिसीव होना, ये तमाम जो प्रोसेस होता है जो डेटा इंटरचेंज होता है इसको इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहा जाता है। इस तरह EHR, EMR, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स या इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स ये बिलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स, तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे पास सेव होते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम बोला जाता है। उसके बाद क्लेम क्या होता है, ये शायद मेंशन पीछे भी था कि क्लेम जब हम कोई भी सर्विस परफॉर्म होती है उन तमाम डिटेल्स को इंश्योरेंस को सबमिट करते हैं तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करके हम एक क्लेम क्रिएट करते हैं जो इंश्योरेंस को भेजते हैं। अच्छा, क्लियरिंग हाउस क्या होता है? क्लियरिंग हाउस जब हम क्लेम इंश्योरेंस को सबमिट करते हैं तो पहले वो क्लियरिंग हाउस के पास जाता है। ये डॉक्टर और इंश्योरेंस के दरमियान एक थर्ड पार्टी होती है जो कि आपका क्लेम इंश्योरेंस तक पहुंचने से पहले चेक करती है कि क्लेम में कोई फॉल्ट, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग या इनकरेक्ट तो नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग या इनकरेक्ट है वो वहीं से क्लेम को रिजेक्ट कर देती है, और अगर तमाम इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो वो उसको पास कर देती है इंश्योरेंस तक। तो ये बेसिकली इंश्योरेंस और प्रोवाइडर के दरमियान में एक थर्ड पार्टी होती है, उसको हम क्लियरिंग हाउस का कहते हैं। उसके बाद पेयर आईडी हर इंश्योरेंस के स्पेसिफिक नंबर्स की आईडी होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में क्लेम सबमिशन के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब इसका मकसद ये होता है कि एक इंश्योरेंस है यूनाइटेड हेल्थ केयर, वो अपनी कोई भी पेयर आईडी इशू करती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 उसकी पेयर आईडी है, वो इशू करती है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम इंश्योरेंस को सबमिट करेंगे तो हमने यूनाइटेड हेल्थ केयर को क्लेम भेजना है तो हम उसकी पेयर आईडी 1 2 3 4 5 पे ही क्लेम सबमिट करेंगे ताकि क्लेम मिस राउटेड ना हो, एग्जैक्टली उसी इंश्योरेंस के पास पहुंचे। उसके बाद अगर टाइमली फाइलिंग लिमिट, हर इंश्योरेंस की कुछ टाइमली फाइलिंग लिमिट होती है कि उस इंश्योरेंस ने कहा होता है कि जिस दिन जिस डेट को सर्विस परफॉर्म होगी उसके बाद आपके पास 30 डेज़ हैं, उसके अंदर अंदर आपने क्लेम हमें भेजना है। अगर इससे लेट हो गया तो हम क्लेम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्लेम की पेमेंट नहीं करेंगे। अगर किसी की रीज़न की वजह से हमने क्लेम सबमिट किया लेकिन वो किसी वजह से इंश्योरेंस तक नहीं पहुंचा या रिजेक्ट हो गया या फिर मिस राउटेड हो गया, तो अगर हमारे पास प्रूफ है कि हमने पहले क्लेम सबमिट किया था तो हम वो लगा के इंश्योरेंस को अपील कर सकते हैं दोबारा डिनाइल होने के बाद, तो फिर इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस कर देती है। बेसिकली टाइमली फाइल लिमिट ये होता है कि इंश्योरेंस की एक लिमिट होती है कि आपको उसके अंदर अंदर क्लेम इंश्योरेंस को सबमिट करना पड़ता है। ये तमाम टॉपिक्स में आपको आगे जाकर डिटेल में किस इंश्योरेंस की कितनी कितनी टाइमली फाइलिंग लिमिट है वो तमाम डिटेल में आपको मैं बताऊँगा। अच्छा, रिजेक्शन वर्सेस डिनाइल। रिजेक्शन जो होती है, रिजेक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, एक क्लियरिंग हाउस से रिजेक्ट होता है और दूसरा इंश्योरेंस से रिजेक्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लेम पहले क्लियरिंग हाउस के पास जाता है, क्लियरिंग हाउस वेरीफाई करता है, अगर सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो वो इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट कर देता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो वो वहीं से क्लेम को रिजेक्ट कर देता है। अगर क्लियरिंग हाउस से क्लेम पास हो गया, इंश्योरेंस के पास गया, इंश्योरेंस में भी एक एडजुडिकेशन सिस्टम होता है जो कि क्लेम प्रोसेस करता है। उससे पहले उसकी तमाम चीज़ें वेरीफाई होती हैं, जो जो क्लेम में एंटर होती हैं वो तमाम चीज़ें वेरीफाई होती हैं। अगर वो क्लेम में इनकरेक्ट हैं तो वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, जैसे हम सेकंड टाइप ऑफ रिजेक्शन बोलते हैं। और अगर वो तमाम चीज़ें करेक्ट है तो क्लेम एडजुडिकेशन सिस्टम में जाता है, वहाँ से प्रोसेस होकर फिर फाइनलाइज होता है कि वो पे होगा या डिनाइल होगा। अच्छा, मॉडिफायर्स क्या होते हैं? मॉडिफायर्स होते हैं जब कोई भी सर्विस डॉक्टर परफॉर्म करता है उस पर कोई एडिशनल सर्विसेज परफॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सर्विस परफॉर्म हुई
एक दिन में एक दफ़ा परफॉर्म हुई, उसी दिन में उस डॉक्टर को दूसरी दफ़ा वो सर्विस परफॉर्म करना पड़ गई। अब इंश्योरेंस को हम एक क्लेम भेजेंगे, इंश्योरेंस पे करेगी, लेकिन दूसरा भेजेंगे तो हम उसको इंश्योरेंस उसको डिनाई कर देगी कि ये तो डुप्लीकेट है, आज के दिन में एक क्लेम हमने और पे किया है इसी डेट ऑफ सर्विस का जो सर्विस परफॉर्म हुई थी। तो हम एक मॉडिफायर उसके लिए यूज़ करते हैं 76 या 77। वो ये इंडिकेट करता है कि ये सर्विसेज उस सर्विस से डिफरेंट है और ये मेडिकल नेसेसरी थी, ज़रूरी थी ये सर्विस परफॉर्म होना। तो वो कोई भी ऐसी सर्विस जिस पे कोई एडिशनल सर्विस परफॉर्म हुई हो या उसको इंडिकेट करने के लिए कि ये डिफरेंट सर्विसेज हैं, तो उन तमाम के लिए हम मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं। ये 2 डिजिट्स के एक नंबर होता है। ये भी मैं आपको आगे चल के डिटेल में बताऊँगा कि किस किस पर्पज़ के लिए कौन कौन सा मॉडिफायर यूज़ होता है। अच्छा, प्राइमरी इंश्योरेंस, सेकेंडरी या टर्शियरी इंश्योरेंस। प्राइमरी इंश्योरेंस, कोई पेशेंट अपनी इंश्योरेंस लेता है, वो उसकी पेमेंट करती है उसकी सर्विसेज के लिए, उसके बाद अगर डिडक्टेबल है तो वो पेशेंट एंड पे छोड़ देती है, या कोई इंश्योरेंस है वो पेशेंट एंड पे छोड़ देती है। इस तरह पेशेंट उन जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनके लिए एक सेकेंडरी इंश्योरेंस ले लेता है कि जो डिडक्टेबल होंगे या जो कोई इंश्योरेंस प्राइमरी लेफ्ट करेगी वो सेकेंडरी पे कर दे। अगर सेकेंडरी भी कुछ पेशेंट के एंड पे छोड़ती है तो वो टर्शियरी पे कर दे। तो पेशेंट्स या कोई भी शख्स प्राइमरी इंश्योरेंस भी ले ली होती है उन्होंने और सेकेंडरी इंश्योरेंस भी ली होती है ताकि उनको खुद कोई भी पेमेंट ना करनी पड़े। इस तरह टेक्सोनॉमी कोड एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो कि प्रोवाइडर की स्पेशलिटी को शो करता है कि वो कार्डियोलॉजिस्ट है या उसकी स्पेशलिटी क्या है। वो एक कोड होता है जिसे हम टेक्सोनॉमी कोड बोलते हैं और प्रोवाइडर की स्पेशलिटी को शो करते हैं। प्रोवाइडर टर्म हमें यूज़ होती है मेडिकल बिलिंग में डॉक्टर के लिए। इस तरह AMA और उसके अलावा WHO मैंने आपको बताया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि आपके तमाम DX कोड्स वगैरह जो आपकी डिजीज़ होती हैं उनको उन तमाम को हैंडल कर रही होती है। इसके अलावा AMA आ गया, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। ये आपकी जितनी भी मेडिकल के रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं, जितने भी आपकी प्रोसीजर सर्विसेज परफॉर्म होती हैं, जो भी गाइडलाइंस होती हैं, ये तमाम चीज़ें हैंडल कर रहे थे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। ये भी USA का एक डिपार्टमेंट है। और इसके अलावा हॉस्पाइस कंडीशन क्या होती है? हॉस्पाइस कंडीशन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया भी था कि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें डॉक्टर ये कह देता है कि इस पेशेंट के बचने के चांसेस 6 मंथ से कम रह गए हैं अगर, तो वो जो कंडीशन होगी उसको हॉस्पाइस कंडीशन बोलते हैं। इस तरह कैपिटेशन क्या होती है? कैपिटेशन होती है कि जब कोई भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम आपको इन पेशेंट्स की पेशेंट की एक लिस्ट इशू करती है कि इन पेशेंट्स के लिए हम आपको ये पेमेंट एडवांस में कर रहे हैं, इन सर्विसेज के लिए पेशेंट्स आएंगे तो हम उनका क्लेम आप हमें बिल नहीं करेंगे, अगर आप हमें बिल करेंगे तो हम उसको डिनाई कर देंगे क्योंकि हमने आपको पहले एडवांस में ये बल्क में या गठी एक पेमेंट आपको दे दी है कि ये पेशेंट्स इन सर्विस के लिए आएंगे और इनके लिए वो डॉक्टर को स्टार्ट में ही गठी पेमेंट कर देते हैं। उसका लोकम टेनस क्या होता है? कोई एक डॉक्टर है, वो अगर किसी वजह से छुट्टियों पर है तो उसकी जगह कोई दूसरा डॉक्टर जब सर्विस परफॉर्म कर रहा होता है तो जब वो क्लेम इंश्योरेंस को भेजता है या वो जो सर्विस दे रहा होता है उनको लोकम टेनस कहा जाता है। जब वो इंश्योरेंस क्लेम सबमिट करता है तो उसके लिए वो एक मॉडिफायर यूज़ करता है जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये लोकम टेनस है, ये दूसरे डॉक्टर की जगह सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है और ये मैक्सिमम 60 डेज परफॉर्म कर सकता है। LCD और NCD क्या होता है? LCD लोकल कवरेज डिटर्मिनेशन और NCD नेशनल कवरेज डिटर्मिनेशन। लोकल कवरेज डिटर्मिनेशन ये होती है कि आपकी एक रीजन, एक लोकल एरिया में जो आपकी पॉलिसीज़ डिफ़ाइन होती हैं बिलिंग के रिलेटेड या आपकी हेल्थ के रिलेटेड, वो तमाम गाइडलाइंस, वो तमाम पॉलिसी आपका ये डिपार्टमेंट LCD लोकल कवरेज डिटर्मिनेशन ये हैंडल कर रहा होता है। इस तरह दूसरा होता है नेशनल कवरेज डिटर्मिनेशन। ये पूरी नेशन का एक डिपार्टमेंट होता है जो कि आपकी तमाम पॉलिसीज़ गाइडलाइंस सारा कोई देख रहा होता है और हैंडल कर रहा होता है, उसको हम नेशनल कवरेज डिटर्मिनेशन बोलते हैं। इस तरह हिप्पो हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। हिप्पा, सॉरी ये मैंने इसके स्पेलिंग गलत लिखी है, HIPAA होता है। हिप्पा हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये एक एक्ट होता है, इसमें कोई भी प्रोवाइडर के लिए लाजमी होता है कि ये हिप्पा को फॉलो करे। हिप्पा ये है कि पेशेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन, PHI प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन, इसमें पेशेंट का नाम, पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट का एड्रेस, पेशेंट की ये तमाम मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह, ये तमाम उसकी PHI होती है, प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन होती है और ये किसी भी सूरत में पेशेंट की इंफॉर्मेशन किसी भी शख्स तक ना पहुँचे। ये एक एक्ट होता है, रूल होता है, डॉक्टर के लिए ये लाजमी है कि ये इस रूल को फॉलो करे। उस रूल को, उस एक्ट को हम हिप्पा बोलते हैं। उसके अलावा PHI मैंने आपको बता दिया, प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन, ये पेशेंट की तमाम इन्फॉर्मेशन होती है, उसके मेडिकल रिकॉर्ड, उसका नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, ये तमाम उसकी PHI होती है। उसके बाद NDC कोड, नेशनल ड्रग कोड, एक कोड होता है। USA में कोई भी ड्रग होती है तो उसके लिए एक NDC कोड
इशू होता है। ये इसके तीन तीन टाइप्स भी ये मुश्तमिल होता है। उसमें जो फर्स्ट आ जाता है लेबलर। लेबलर कौन सा है, उसकी कंपनी नेम क्या है, उसके बाद वो प्रोडक्ट, वो दवा, वो जो कि मेडिसन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी टाइप क्या है। और तीसरा जो उसमें आ जाता है पैकेज, वो पैकिंग साइज़ उसकी कितनी है वो उसको फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल एक ड्रग है, कोई वैक्सीन है, उसका एनडीसी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें अगर हम उसको डिवाइड कर लें 3 पे, 1 2 3 फर्स्ट उसका आ गया, उसके बाद सेकंड आ गया 4 5 6, और थर्ड उसका पोर्शन आ गया 7 8 9। अब जो फर्स्ट जो उसका पोर्शन होता है वो इंडिकेट करता है कि लेबलर नेम को, कि उसकी कंपनी नेम क्या है। उसका जो सेकंड पोर्शन है वो डिफाइन करता है उसका प्रोडक्ट की, उसकी जो मेडिसिन की स्ट्रेंथ, उसकी मेडिसिन की टाइप कौन सी है, किस टाइप की वो मेडिसिन है। और जो थर्ड पोर्शन है वो ये डिफाइन करता है कि ये पैकिंग साइज इसका कितना है, वो 5 ml है, 10 ml है, ये जो भी है। उसके बाद एक टर्म यूज़ होती है मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में, फॉलोअप। क्या होता है फॉलोअप? होता है जब हम किसी भी क्लेम इंश्योरेंस को सबमिट करते हैं तो उस पे फॉलोअप करना, उसका बार बार पीछा करना कि उसका स्टेटस क्या है, वो इंश्योरेंस ने पे किया, इंश्योरेंस ने, या फिर उसका क्या स्टेटस है। तो फॉलोअप बेसिकली ये होता है कि उस पे पीछा करना क्लेम का, और इंश्योरेंस के साथ बार बार कॉन्टेक्ट करना और पता करना कि ये इस क्लेम का स्टेटस क्या है, वो फाइनलाइज हुआ है या नहीं। इसके अलावा AR एक टर्म यूज़ होती है, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली ये होता है कि हमारे कितने क्लेम, कितनी पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है हमारे, फॉर एग्जांपल जून से लेकर अभी तक, या जनवरी 2025 से अभी तक के कितने क्लेम है जो कि इंश्योरेंस ने अभी तक पे नहीं किए। वो तमाम, वो जो पेमेंट है जो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, उन तमाम को हम AR या अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। इस तरह एजिंग क्या होती है? एजिंग होती है, एजिंग के कुछ डेज होते हैं। फॉर एग्जांपल आज से 60 दिन पहले एक सर्विस परफॉर्म हुई, और उस डेट ऑफ सर्विस को, उस डेट से लेकर आज तक के डेट का डे काउंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 60 डेज हो गए हमारे, वो क्लेम पे नहीं हुआ अभी तक। तो वो जो 60 डेज़ हैं या 80 डेज़ हैं या 90 डेज़ हैं, उनको हम एजिंग बोलते हैं कि हमारा क्लेम अभी कौन सी एजिंग में है। एजिंग बकेट्स होती हैं 0 to 30 में एक बकेट होती है, उसके बाद 31 to 60 बकेट होती है, 61 to 90, और 91 to 120, और इस तरह 120+, ये बकेट्स डिवाइड हुई होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे क्लेम कौन सी बकेट में। अगर हमारे क्लेम 121+ बकेट में है तो क्यों है वो, अभी तक वो क्लेम इंश्योरेंस ने पे क्यों नहीं की है। तो इस तरह ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जिन पे डिटेल्स में वीडियो बन सकती हैं, और मैं आगे चल के डिटेल में आपको बताऊंगा एक एक टॉपिक डिटेल में वो क्या होता है। अभी बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग जब हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे कि तो आपके माइंड में ये चीज़ हो कि हमने ये पढ़ा था, हमें ये थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये क्या क्या होता है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। वीडियो आज भी थोड़ी लेंथी हो गई, लेकिन ये तमाम चीज़ें आगे चल के आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।